अच्छा जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है स्टार्ट विद ए बी, मतलब ए बी सब स्ट्रिंग, ए के बाद बी, ए अभी नहीं है, ये ए बी है, ठीक है। तो स्टार्ट विद ए बी, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए के बाद बी हो इस पैटर्न से स्टार्ट हो। तो आपने सिर्फ ए चेक नहीं करना, ए के बाद बी आई, ए बी चेक करना। क्लियर होगी ये बात। तो सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होगा इसका, सबसे छोटा स्ट्रिंग होगा इसका ए बी, फिर होगा ए बी ए, फिर होगा ए बी बी एंड सो। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया। जी, क्वेश्चन समझ में आ गया सबके। तो बस इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। देखें, अगर शुरू ए से हुआ तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर शुरू बी से हुआ तो क्वेश्चन जो है वो डेड स्टेट पे चलेगा। सही है। शुरू ए से होने का मतलब ये नहीं है कि एक्सेप्ट हो जाएगा, शुरू ए से होने का मतलब ये है कि आप फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो शुरू ए से हुआ, आप आगे बढ़ गए, अगर शुरू बी से हुआ तो आपने रिजेक्ट कर दिया। अब ए के बाद दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो ए के बाद ए आएगा या बी आएगा। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए के बाद बी आना चाहिए तब आगे बढ़ो, एक्सेप्ट करो। अगर ए के बाद ए आ जाए, देखें दो पॉसिबिलिटीज है ना, ए के बाद ए आ जाए या ए के बाद बी आ जाए, ये रिजेक्ट है, ये एक्सेप्ट है, ऐसे ही ना। जी सही कह रहा हूं। तो बस ए के बाद अगर ए आता है तब भी आप इसको डेड स्टेट में भेज देंगे, क्योंकि आपका पैटर्न जो है वो ब्रेक हो रहा है। ब्रेक का मतलब क्या है, आपका पैटर्न था, आपका पैटर्न था ए बी और ये आ गया शुरू में ए, तो आप इसको तब भी डेड स्टेट में भेज देंगे। और अगर ए के बाद बी आता है तो आप इसे फाइनल स्टेट में भेज देंगे, क्योंकि मिनिमम जो कंडीशन है वो क्या है कि ए भी आना चाहिए शुरू में। अब अगर शुरू में ए भी आ गया है, शुरू में ए भी आ गया है, तो फिर उसके बाद कुछ भी आया आप क्या करेंगे, उसे एक्सेप्ट करेंगे। देख रहे हैं आप, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपने एक पैटर्न चेक किया। मैंने कहा भाई वो तमाम अल्फाबेट्स, वो तमाम स्ट्रिंग जो कि ए बी से स्टार्ट होते हैं, तो अब सिर्फ ए नहीं चेक करना, ए के बाद बी भी चेक करना। क्लियर हो गई बात। तो दो तरीकों से डेड स्टेट पे जा रहा है, चाहे फर्स्ट कैरेक्टर आपका रिक्वायर्ड ना हो या सेकंड कैरेक्टर आपका रिक्वायर्ड ना हो। तो फर्स्ट कैरेक्टर बी नहीं होना चाहिए था, सेकंड कैरेक्टर ए नहीं होना चाहिए था, दोनों केसेस में आप डेड स्टेट पे चले जाते हैं। सिंपल, क्लियर होगी बात, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सवाल है यहाँ तक। इसी तरीके से इसको एंड जे भी कर दें, तो जाहिर सी बात है स्ट्रिंग भी चेंज हो जाएंगे, क्वेश्चन की लॉजिक भी चेंज हो जाएगी। तो एंड जो ए बी में क्या कह रहा है, आखिर में ए बी आना चाहिए, तो सबसे मिनिमम स्ट्रिंग होगा ए बी, ए बी, बी ए बी, ए बी, ए बी एंड सो ऑन। अब इसमें अगेन आपने हर कैरेक्टर को समझना है कि ये सेकंड लास्ट कैरेक्टर है, हर कैरेक्टर को आपने समझना है कि ये सेकंड लास्ट कैरेक्टर है। तो सेकंड लास्ट कैरेक्टर अगर आपका ए होगा तो आप समझेंगे कि भाई ये मेरा पैटर्न शुरू हो गया, मेरा जो आंसर का पैटर्न है वो शुरू हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट कर लीजिए कि शुरू में बी आता है तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जहां ए आता है तो हर एक को आप समझेंगे ये सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट कैरेक्टर है। हर एक को आप क्या समझेंगे, सेकंड लास्ट है। तो हर ए के बाद आप बी को ढूंढने की कोशिश करेंगे, हर ए के बाद आप बी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये देखें इतना कुछ हो गया है। तो अगर आप कैपिटल बी पे खड़े हैं और आपको ये मिल गया है, तो इसका मतलब आप ए के बाद किसे देख रहे हैं, दो ही पॉसिबिलिटीज है, आप देख इसे रहे हैं, लेकिन माइट भी पॉसिबल कि आपको ये मिल जाए। आप ढूंढ ये रहे हैं कि ए के बाद बी मिल जाए, लेकिन ए के बाद आपको ए भी मिल सकता है। अगर बी आएगा तो फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे, वहां नहीं रहेंगे, फाइनल पे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम एक पैटर्न ढूंढ रहे हैं, पैटर्न ढूंढने के लिए आपको हर चीज पे अपनी स्टेट को चेंज करना पड़ेगा। और अगर ए आएगा तो वहीं रहेंगे, बिल्कुल।
बी आएगा तो जगह चेंज हो जाएगी, ए आएगा तो वहीं रहेंगे। तो देखें, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तवज्जो से बात सुनिएगा कि अगर ए के बाद बी आ जाता है तो अपनी स्टेट चेंज कर ले, लेकिन अगर ए के बाद ए आता है तो डेड स्टेट पे जाने की जरूरत नहीं, यहीं रहेंगे। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि ए के बाद ए का मतलब है वो नेक्स्ट ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद हम फिर भी आ सकता है। तो पॉसिबिलिटीज ये है कि आप, ये एंड वाला क्वेश्चन है, और एंड वाले क्वेश्चन में जब भी एंड पे लॉजिक चेक होगी होती है तो आप कभी भी डेड स्टेट पे नहीं जाते। तो अगर ए के बाद ए आ जाता है तो आप यहीं रहेंगे, क्योंकि आपका पैटर्न अभी भी ए से शुरू हो सकता है, और उसके बाद अगर बी आ जाता है तो आप फाइनल पे चलें। यहाँ बताइए यहाँ क्या होना चाहिए? सी पे क्या होना चाहिए? सी पे मैं मिनिमम स्ट्रिंग क्या देख के आया हूँ? ए बी। तो दो ही पॉसिबिलिटीज है सी पर कि ए बी के बाद या तो ए मिलेगा या बी मिलेगा। दोनों केसेस में अगर ए बी के बाद ए मिलता है या बी मिलता है, दोनों केसेस में आपका पैटर्न टूट जाएगा, वो बी ए हो जाएगा और वो बी बी हो जाएगा। दोनों केसेस में ए बी का पैटर्न नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? दोनों केसेस में आपका पैटर्न जो है वो नहीं रहेगा जो हमारा रिक्वायर्ड था। तो बताएं मुझे क्या करना चाहिए? रिजेक्ट तो नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये एंड में डिसाइड होता है। एंड में रिजेक्ट तो होगा, डेड स्टेट पे नहीं जाएगा। बिल्कुल सही है, रिजेक्ट होना चाहिए। रिजेक्ट करने के लिए डेड स्टेट पे नहीं जाएंगे हम क्या करेंगे? देखिए, दोबारा गौर से देखिएगा मेरी बात, मैं आपको थोड़ा सा फॉरवर्ड होके बता रहा हूँ आगे बात। ये देखिएगा, अब या तो ए आएगा या बी आएगा, ऐसा ही है। अब ए आएगा तो अगर मैं ए के भी दो हिस्से करूं तो ए के बाद भी ए आ सकता है और बी आ सकता है, ऐसा ही है ना? हाँ बेटा, मैं जरा बता रहा हूँ, देना हारिस। अगर ए आता है तो ए के बाद भी ए आ सकता है, बी आ सकता है, ऐसा ही है। हारिस, जवेरिया भी बता रही है सही, हारिस भी सही बता रहे हैं, लेकिन मेरी बात जरा एक दफा सुन लेंगे ना सब लोग तो बाकी सबके लिए क्लियर हो जाए। ए के बाद ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, तो इसका मतलब है मैं डेड पे तो नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन स्टिल कैन एक्सेप्ट। तो मैं इसको ऐसी जगह पे लेके जाऊंगा जहां से ये बी देख के वापस फाइनल पे आ जाए। तो मैं देखें इसको यहाँ पर यहाँ लेके जा रहा हूँ, बिल्कुल सही, ठीक है। ए आया तो मैं इसको ऐसी जगह पे ले गया जहां से ये बी देख के दोबारा से क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर सके। क्लियर हो गई बात? और अगर बी आता है तो बी के बाद भी दो पॉसिबिलिटीज हैं कि बी के बाद या तो ए आएगा या बी आएगा। दोनों केसेस में मुझे इसको ऐसी जगह पे लेके जाना है जहां से ये फाइनल पे आ सके। तो दोनों केसेस में पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं इसको लेके जाऊंगा कहां पर? मैं इसको लेके जाऊंगा जहां से क्वेश्चन शुरू हुआ था, क्योंकि अगर बी आता है तो दोबारा से मेरा पैटर्न ए भी ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, दोबारा से मेरा पैटर्न ए भी ढूंढना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है जो एंड विद ए बी को एक्सेप्ट करता है। इसमें देयर इज नो नीड टू जनरेट एनी डेड स्टेट, बिकॉज क्वेश्चन एक्सेप्ट कर रहा है बिल्कुल एंड पर। और एंड का मतलब ये होता है कि जब तक एंड नहीं होगा हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा जी, इसी का एक और क्वेश्चन, कंटेनिंग अ सब स्ट्रिंग ए बी। containing a substring AB. containing a substring AB. अच्छा जी, containing a substring AB, इसका मतलब ये है कि बस ए बी का सबस्ट्रिंग अगर मिल जाए तो एक्सेप्ट हो जाए। इसका मतलब ये है कि अगर छोटे से छोटा स्ट्रिंग बनाए तो ए बी, बी ए बी, जहां ए बी मिला वहां क्वेश्चन एक्सेप्ट। ए बी 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 ए, देखें एक्सेप्ट, सही है। जहां ए बी का सबस्ट्रिंग मिलेगा ये क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी ए मिलेगा तो उसके बाद मैं बी को ढूंढूंगा, और अगर मुझे पैटर्न मिल जाता है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। ये देखें,
शुरू में बी मिल रहा है, मेरे काम का नहीं है क्योंकि मुझे पैटर्न क्या ढूंढना है, ए बी। बेटा अभी मुझे थोड़ी देर में बताना है इसको के बाद, ठीक है? चलिए। अच्छा जी, तो आपने ये बोला कि भाई अब जब जैसे ही मुझे ए मिला तो इसका मतलब है मेरा पैटर्न स्टार्ट हो गया है। अब पैटर्न स्टार्ट होने का मतलब ये, इसके बाद बी मिलेगा तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है? मैंने इतना क्वेश्चन बना दिया कि भाई अगर ए भी मिलता है तो आप एक्सेप्ट कर लो, जहां पर भी ए भी मिलता है, शुरू में मिले, बीच में मिले, एंड में मिले, ठीक है? अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये है कि अगर ए के बाद ए मिलता है तो इट इज ओके, लेकिन अगर ए के बाद बी मिलता है इसको दोबारा से यहाँ ले जाओ। उसका रीजन क्या है? सॉरी, ये तो बन चुका है ना बी। अगर ए के बाद ए मिलता है तो यहाँ पर रहने दो, और बी मिलता है तो इधर ले आओ, और उसके बाद आप यहीं रहो, क्योंकि आपने ए बी का सब स्ट्रिंग देख लिया है। ये देखें, आपने ए बी का सब स्ट्रिंग देख लिया। इस क्वेश्चन को समझ लिया पहले तो मुझे बताएं। बिल्कुल। अच्छा बेटा, एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा है कि बिल्ड एन एफ ए दैट एक्सेप्ट्स ओनली दोस वर्ड्स दैट डू नॉट एंड विद बी। तो बेटा मैं जवाब तो अभी दे सकता हूँ इसका, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि देखें, एक टॉपिक है नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तवज्जो से सुनिएगा बात। एनएफए, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। एनएफए जो होता है वो बेसिकली ज़्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू डीएफए, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता। इन दी एंड हमें चाहिए डीएफए, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। उन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले हम एनएफए बनाते हैं। मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा बेटा, पहले हम बनाते हैं एनएफए। इन दी एंड हमें चाहिए डीएफए, मतलब डिप्लॉय करने के लिए, कोड करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए हमें डीएफए चाहिए। लेकिन हम डायग्राम में एनएफए बना लेते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत मुश्किल होते हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा। जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं या जिनकी डायरेक्ट डीएफए हम नहीं बना सकते, तो उसका क्या बना लेते हैं, एनएफए, और फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं डीएफए में। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं बेटा? डीएफए में। एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन का एक एल्गोरिथम है, वो बहुत सिंपल है। मतलब कोई सा भी एनएफए हो, कन्वर्जन बहुत आसान से डीएफए हो जाएगी। लेकिन डायरेक्ट डीएफए बनाना कुछ क्वेश्चन का बहुत मुश्किल होता है और कुछ क्वेश्चन का बहुत आसान होता है। तो मैं आपको जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ डीएफए के, बहुत सिंपल है एज फार एज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना, कि भाई ये बहुत सिंपल है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिनका मैं बैठ के डीएफए डायरेक्ट नहीं बना सकता। मैं डिसाइड नहीं कर सकता कितनी फाइनल स्टेट होंगी, मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि कितनी स्टेट्स होंगी। ये क्वेश्चन जो है इसमें मुझे पता होता है, और आपको भी पता चल जाता है कि कितनी स्टेट्स आएंगी। तो ये जो आपने बेटा क्वेश्चन लिखा है, इसको मैं करके दिखा देता हूँ आपको, लेकिन अगेन इसमें आपके पास नंबर ऑफ फाइनल स्टेट ज्यादा हो जाएंगी। मैं अगर आपको इसको सिंपल लॉजिक से समझाऊं, इन्होंने मुझसे ये बोला है कि सवाल ये है इनका, मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। डू नॉट एंड विद बी ए। देखिए इनके क्वेश्चन में एंड विद नहीं बोला, एंड डू नॉट एंड विद बोला है। वो तमाम एक्सेप्ट करो स्ट्रिंग जो कि एंड ना होते हो बी ए में। तो इसका मतलब है ये इनडायरेक्टली आपसे ये कहना चाह रहा है कि ए वाले एक्सेप्ट कर लो, ए बी वाले एक्सेप्ट कर लो, एंड बी बी वाले एक्सेप्ट कर लो। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? भाई देखें, ए और बी के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? ए और बी के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 4। तो 4 में से ये कह रहा है कि एक तरह के रिजेक्ट कर दें, बाकी 3 तरह के क्या करने, चलेगी आप एक्सेप्ट करने। ये कह रहा है ना ये। तो ए एक्सेप्ट हो सकता है, ए बी एक्सेप्ट हो सकता है, बी बी एक्सेप्ट हो सकता है जो ऐड हो रहे हो, लेकिन बी ए एक्सेप्ट नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात? आइडिया हो रहा है आपको क्वेश्चन को समझने का तरीका क्या है? अब अगर मैं इसमें बैठा रहूं ना, परेशान हो जाऊंगा मैं। डिपेंड करता है बेटा, मैं अगेन
मैं अभी बनाना शुरू करूंगा, हो सकता है मैं भी स्टक हो जाऊं। मैं अगर आपको इसका NFA बना के दिखाऊं ना आपको, ये देखें, ये देखें NFA बता रहा हूँ, NFA आप बोलेंगे सर ये क्या है, अब वो ऐसा ही होता है NFA, ठीक है, सिंपल है NFA। ठीक है, देखिए शुरू में A आया, अब A आया, B एक्सेप्ट हो रहा है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, मैं भी बताऊंगा इसको फर्दर और, ठीक है। और फिर आ गया, शुरू में B आ गया, B आ गया और बाद में B आ गया, बस NFA की रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है। और मैं बता दूंगा आपको, तो ये मैं आपको जब करवाऊंगा जब मैं NFA करवाऊंगा, ठीक है बेटा। अभी थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को स्टिक कर जाओ, लेकिन क्वेश्चन की लॉजिक समझा रहा था मैं आपको, कोशिश कर लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं बताऊंगा डेफिनेटली, जब NFA पढ़ाऊंगा जब मैं इसको बताऊंगा, तो आपको आइडिया भी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अभी आपने क्वेश्चन किए सारे वो वाले कि जो स्टार्ट विद, अब मैं इन दो क्वेश्चंस को कंबाइन कर रहा हूँ। कंबाइन का मतलब क्या है, मैं कह रहा हूँ स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी, स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी। स्टार्ट विद ए एंड विद ए कर रहा हूँ, ठीक है। हर वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा जो ए से स्टार्ट होता और ए पे एंड होता, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले इसके स्ट्रिंग लिख लेते हो, क्या इसमें सिर्फ स्मॉल ए आएगा, क्या इसमें स्मॉल ए आ सकता है एज अ स्ट्रिंग, क्या इसमें स्मॉल ए आ सकता है, आ सकता है, क्योंकि ये ए से स्टार्ट हो रहा है और ए पे एंड हो रहा है, सही है बेटा। अच्छा जी, फिर आ जाओ आप, ए बी ए ए बी ए बी ए एंड सो ऑन, सही है। ए से स्टार्ट हो रहा है, ए पे एंड हो रहा है, इसका मतलब है सिर्फ स्मॉल ए आएगा तब भी एक्सेप्ट कर लेगा। ये देखिए, सबसे पहले हमने बनाई इनिशियल स्टेट और हमने कहा सिर्फ स्मॉल ए आ रहा है तो एक्सेप्ट करना है, तो डायरेक्ट इसको फाइनल बना देते हैं। अभी हम फर्दर कुछ सोच ही नहीं रहे, हमने कहा भाई सिर्फ स्मॉल ए को ही एक्सेप्ट कर रहा था, तो ये तो मेरी पाबंदी हो गई मुझ पे कि भाई सिर्फ स्मॉल ए को एक्सेप्ट करवा लो। क्लियर हो गई बात, इतना सा बना के मैंने एक्सेप्ट क्यों करवाया, क्योंकि स्मॉल ए एक्सेप्ट हो रहा था। क्लियर है ये बात। अब देखें, शुरू में अगर बी आता है तो क्या होना चाहिए, रिजेक्ट। शुरू में अगर बी आता है तो रिजेक्ट होना चाहिए। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया, तो शुरू में अगर बी आया है तो रिजेक्ट और सिर्फ स्मॉल ए आया है तो एक्सेप्ट। अब स्मॉल ए के बाद अगर स्मॉल ए ही आता है तो स्टिल ए से स्टार्ट हो रहा है, ए पे एंड हो रहा है, ऐसे ही ना। अगर स्मॉल ए के बाद स्मॉल ए आता है तो ए से स्टार्ट हो रहा है और ए पे एंड हो रहा है, ऐसे ही ना। लेकिन अगर इसके बाद बी आ जाता है तो फौरन इसको यहां से हटाना है। अच्छा, डेड स्टेट पे नहीं जाएगा ये, क्योंकि क्वेश्चन कब खत्म हो रहा है आपको नहीं पता, तो आप इसको यहाँ ले गए। देखिए, ए से स्टार्ट हो रहा है, ए पे एंड हो रहा है, सही है, लेकिन बी आ गया तो आपने फौरन इसको किसी और स्टेट पे ले गए, जो कि एक्सेप्टिंग नहीं है। मैंने अगेन ये बात आपको बार बार बताइए कि कभी भी एंड पे, एंड का जो क्वेश्चन होता है, एंड वाला क्वेश्चन, उसको इसके बिहाफ पे डेड स्टेट पे नहीं जाते आप। जो भी एंड में डिसाइड कर रहा होता है अपने आप को, उस जगह से आप डेड स्टेट में नहीं जा सकते, क्योंकि एंड कब आएगा आपको नहीं पता। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग वाले में आप डेड स्टेट पे जा सकते हैं। क्लियर ये बात। नहीं बेटा, ए स्टेट पर जा सकते हैं, ले जाए, नहीं नहीं ले जा सकते, मैं बताता हूँ क्यों नहीं ले जा सकते। निशान मैं बताता हूँ, थोड़ी देर में सवाल पूछना, ठीक है। अब बताएं, बी के बाद स्मॉल ए आ सकता है या स्मॉल बी आ सकता है। मैं अभी जवाब दे रहा हूँ निशान, 2 मिनट। बी के बाद स्मॉल ए आएगा तो फाइनल पे ले जाओ, और बी के बाद स्मॉल बी आएगा तो यही रहेगा, ठीक है। अब देख लें, ए बी ए एक्सेप्ट होगा, बी ए बी रिजेक्ट होगा, एक्सेप्ट होगा, ये देखें, ए बी ए बी ए ए एक्सेप्ट,
इज इट क्लियर? अच्छा जिस निशान की बात थी वो बता देता हूँ मैं आपको। निशान ने मुझे ये बोला कि जो स्मॉल भी आया था, मैं अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं बताएं जब कर दूं। रेज कर दूं? लेकिन इन्होंने मुझसे ये बोला कि सर इसको जब स्मॉल ए के बाद बी मिल रहा है तो इसको यहाँ ले जाएं। आपके ख्याल में ये बात सही है गलत है? और अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है? गलत है भाई, महात कह रहे हैं गलत है, अलीना कह रही है गलत है। जी तो बता सकता है क्यों? हर कोई बता सकता है कि इसमें गड़बड़ हो जाएगी, हालांकि एक स्टेट कम हो गई। सिंपल सी बात है इसमें निशान कि देखिए हमने शुरू में स्टार्ट किया ए से, उसका रिकॉर्ड रखना है, इसलिए दोबारा मैं इनिशियल स्टेट पे नहीं आ सकता। अब फर्ज करें ये स्ट्रिंग दे दिया आपने, ये एक्सेप्ट होना चाहिए, लेकिन ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखें ए बी बी ए, इनिशियल स्टेट को चूंकि आपने रिकॉर्ड रख लिया था कि भाई शुरू में, तो आप दोबारा से उसको वहां नहीं ले जा सकते। इज इट क्लियर? आई होप सो। ठीक है, अच्छा जी, सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ बी लिख देते हैं। अब बी लिखने से काफी कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका छोटे से छोटा स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, ए बी। तो मिनिमम स्ट्रिंग क्या हो गया आपका, ए बी। तो कोशिश ये करते हैं कि सबसे पहले मिनिमम स्ट्रिंग के लिए डिजाइन कर लेते हैं। तो कम से कम इतना स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए, ऐसे ही है ना? कम से कम इतना स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए, ए बी। क्लियर है ये बात? ये समझ में आ गई बात? सही है ना? अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो शुरू में अगर बी आता है तो रिजेक्ट, शुरू में अगर बी आता है तो रिजेक्ट। अगर ए के बाद ए आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो एंड करना है बी पर। क्लियर? अगर बी के बाद बी आता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी भी एंड किसको हो रहा है, बी पर। क्लियर? और अगर ए आता है तो इधर ले जाओ ताकि बी देख के दोबारा से वो फाइनल पे आ जाए। सिंपल सी बात है, बस वही लॉजिक यूज करते हैं, हमने इसको कंप्लीट कर दिया। जी भाई सही है, समझ में आ गया सबके? कोई कंफ्यूजन है आगे तो बता दीजिए। बेटा कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। जी ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से लिख देते हैं जरा, फिर देखते हैं। स्टार्ट एंड एंड विथ सेम सिंबल।
स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल। तो अब सबसे पहले तो मुझे इसकी स्ट्रिंग बता दीजिए कि इसके पॉसिबल स्ट्रिंग कौन कौन से होंगे। क्या होगा? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन होगा। जी, इसमें एप्सिलॉन मौजूद होगा या नहीं होगा? ठीक है, और फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए होगा, बी होगा, ए बी एंड सो। सही है। अब इसमें जो है बेटा वो दो तरीके के रिक्वायरमेंट है। अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो रिकॉर्ड अलग रखना है, अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो रिकॉर्ड अलग रखना है। क्लियर? क्योंकि एक ही रास्ते से दोनों को ट्रैक नहीं कर सकते, ए का रास्ता अलग बनाना पड़ेगा और बी का रास्ता अलग बनाना पड़ेगा। अब आप बताइए शाबाश। तो इसके दो रास्ते बनाने पड़ेंगे हमें। एक रास्ता होगा कि जो ए का ट्रैक रखेगा और एक रास्ता होगा जो बी का ट्रैक रखेगा। बिल्कुल। एप्सिलॉन का मतलब यही होगा डेफिनेटली कि वो इनिशियल स्टेट को ही फाइनल फॉरन बोल देंगे। लेकिन इसमें जो है एक फाइनल नहीं होगी। उसका मतलब क्या है? उसका रीजन ये है कि यू नीड टू मेक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द स्टेट ना। तो अब देखते हैं तीन स्टेट होंगी, कैसे होंगी ये देखें। अभी आप क्वेश्चन तो सिर्फ ये सोचिए कि ए से स्टार्ट करके ए पे एंड करना है। तो देखें, आप बोलेंगे सर ए से स्टार्ट करके ए पे एंड करना है, तो स्मॉल ए आप एक्सेप्ट कर लें, या आप बना चुके हैं पीछे। स्मॉल ए को सर आप एक्सेप्ट कर लें और फिर उसके बाद ए आता है तो यहीं रहे। बी पे क्या हो रहा है अभी नहीं बता रहा मैं आपको। स्मॉल ए पे अगर ए आता है तो सही है, फिर अगर बी आता है तो आप इसको एक ऐसी स्टेट पे ले आए जो एक्सेप्ट ना करे, और बी के बाद बी आता है यहीं रहे, लेकिन अगर बी के बाद ए आता है तो आप यहाँ चले आए। ये क्वेश्चन आप पीछे करके आए, स्टार्ट विद ए एंड विद ए का करके आए पीछे। ऐसे ही ना, ये बिल्कुल यही करके आए, सिर्फ ए पे बी की ट्रांजिशन नहीं है। बिल्कुल यही क्वेश्चन आप लोग करके आए। अब बी के लिए क्या करना है? सर बी के लिए भी यही काम कर लेते, कॉपी कर लेते इसको एज इट इज। बिल्कुल कॉपी कर लेते हैं, रेप्लिका बना लेते हैं। मतलब रेप्लिका का मतलब है ट्रांजिशन अपोजिट हो। तो देखिए यहाँ है, यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ ए है तो यहाँ बी आ जाएगा। बिल्कुल वही चीज कॉपी कर रहा हूं मैं, सिर्फ ट्रांजिशन जो है वो अपोजिट लिख रहा हूँ। देखिए अब स्टार्ट विद ए होगा तो एंड विद ए भी एक्सेप्ट करेगा, अगर स्टार्ट विद बी होगा तो एंड विद बी पे एक्सेप्ट करेगा। अगर ए से स्टार्ट होता है तो इस रिकॉर्ड पे चलेगा, अगर स्ट्रिंग बी से स्टार्ट होता है तो अपना रास्ता ही चेंज कर रहा है, और अगर एप्सिलॉन है तो अलग कर रहा है। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर किसी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, शाबाश। बहुत सिंपल सी बात है ये। तो सवाल है यहाँ तक? नहीं, इट्स नॉट अबाउट द लैंड। क्वेश्चन तो आपने सॉल्व करना है। 8 स्टेट भी होते हैं, 10 स्टेट भी होते हैं। तो क्लासेस कंप्लीट लेंगे ना तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं है। आप इसका एक और खुद क्वेश्चन खुद कर लीजिएगा, डिफरेंट सिंबल प्रैक्टिस के लिए लिख लें यहाँ पर। स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट सिंबल, बहुत आसान है, इसलिए मैं नहीं करवा रहा। ठीक है, स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट सिंबल। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट है आखिरी, तो कॉन्सेप्ट कहलाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएफएल। देखिए डीएफए का कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है,
फालतू बातें जो ये लोग आप लोग कर रहे हैं ना, ये सिर्फ 7 का मैसेज मैंने नहीं देखा, अटेंडेंस मैं आखिर में लूंगा, अभी रुक जाए, मुझे सिर्फ पढ़ाने दें, जो मुझे कुछ डिस्कशन करनी होगी मैं आपसे कर लूंगा साथ। अगर आप उसको देख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, ठीक है बेटा। यार वो मेरी समझ में मैसेज नहीं आ रहा, वो मैंने डायग्राम मिटा दी। क्या मैसेज था सर? सी पे जब आ रहा है तो वो एंड के लिए बी पे आ जाए या ए पे, कोई मसला तो नहीं है? मसला है, बिल्कुल है। ये जो आप काम कर रहे हैं इस ऑटोमेटा को डिजाइन करें और फिर उस पर स्ट्रिंग एक्सेप्ट करके देखिएगा, ठीक है। आप इसको जो आप मुझसे पूछ रहे हैं आप इसका ऑटोमेटिक डिजाइन कर लें बिल्कुल वैसा ही, और इस पर स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवा के देखिएगा, ठीक है। अटेंडेंस बाद में होगी बेटा, इधर समझ में। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है, अगर मैं बोलूँ कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है तो ये बात सही है, ऐसे ही ना, कि यूनिवर्सल में से ए माइनस कर दो। अगर मैं आपसे कहूँ ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि यूनिवर्सल लैंग्वेज माइनस ए, तो सॉरी यूनिवर्सल सेट, तो लैंग्वेज में कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट करिए लैंग्वेज है, लैंग्वेज, तो लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट ये होगा कि यूनिवर्सल लैंग्वेज माइनस लैंग्वेज, और अगर सिंपल करें तो सिग्मा क्लोजर माइनस लैंग्वेज। सिग्मा क्लोजर क्या था, इफ यू रिमेंबर, सिग्मा क्लोजर इज द क्लोजर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ ए एंड बी। याद है ना ये बात? याद है ना बेटा ये बात? तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक मेरी लैंग्वेज है जो कि है स्टार्ट विद ए, तो बताएं इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, डू नॉट स्टार्ट विद ए। दोबारा रिपीट करते हैं, देखिए स्टार्ट विद ए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये होगा नॉट स्टार्टिंग विद ए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है उस लैंग्वेज के अलावा दुनिया की हर लैंग्वेज एक्सेप्ट हो जाए। अब अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस पे ना कंसंट्रेट इसलिए करवा रहा हूँ, दोबारा सुनिएगा। लैंग्वेजेस स्टार्ट विद ए, तो कॉम्प्लीमेंट होता है नॉट स्टार्ट विद ए। अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि स्टार्ट विद बी होना चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट, तो वो सही है या गलत है? अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए स्टार्ट विद बी, तो क्या ये बात सही है या गलत है? इन अदर वर्ड्स, क्या नॉट स्टार्ट विद ए इज इक्वल टू स्टार्ट विद बी? गलत है ना बेटा, नॉट स्टार्ट विद ए में एप्सिलॉन भी आ रहा है। स्टार्ट विद ए में ए, ए बी, बी ए, सॉरी ए एंड सो ऑन। जनरली गलत है वैसे, बताइए दोबारा सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहूं ए और बी की यूनिवर्सल लैंग्वेजेस बता दीजिए, ए और बी की यूनिवर्सल लैंग्वेज, तो आप बोलेंगे सर हर कॉम्बिनेशन ए बी का इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, ऐसा ही है ना? ए बी की हर लेंथ का कॉम्बिनेशन, ऐसा ही है। बहुत आसान सी बात बता रहा हूं मैं आपको, इसके बाद जो बताऊंगा कॉम्प्लीमेंट बनाने का तरीका। तो देखिए लैंग्वेज अगर स्टार्ट विद है तो कॉम्प्लीमेंट होगा नॉट स्टार्ट विद है। अगर लैंग्वेज है इवन तो कॉम्प्लीमेंट होगा नॉट इवन, ऑल्दो कि नॉट इवन ऑड ही होता है, लेकिन इस केस में एप्सिलॉन भी शामिल है। अब अगर मैं आपसे कोई स्टार्ट भी देकर आप बनाए क्वेश्चन, तो देखिए गौर से देखिएगा, अभी आपने बनाया था, सॉरी, यही था ना स्टार्ट विद है। यही था ना स्टार्ट विद है। देखिए किसी भी लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट बनाने का तरीका बता रहा हूं आपको। उस लैंग्वेज का डीएफए बनाइए, आपने डीएफए बना दिया, अब इसी डीएफए को एज इट इज कॉपी कर दीजिए, एज इट इज कॉपी कर दीजिए उस डीएफए को, सॉरी, जो डीएफए आपने बनाया है उसको एज इट इज कॉपी कर दीजिए, विदाउट फाइनल स्टेट, विदाउट मार्किंग फाइनल स्टेट। ये देखिएगा, किसी भी लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट बनाने का तरीका ये है
कि उस लैंग्वेज का डीएफए बनाइए। बिल्कुल, किसी भी लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट बनाने का तरीका यह है कि उस लैंग्वेज का डीएफए बनाइए एज इट इज, बस फाइनल स्टेट को कॉपी ना करें। अब जो फाइनल स्टेट इसमें थी उसको नॉन फाइनल कर दें, और जो इसमें नॉन फाइनल थी उसको फाइनल कर दें। दोबारा रिपीट करता हूं, जो फाइनल स्टेट थी उसको नॉन फाइनल, और जो नॉन फाइनल थी उसको फाइनल। इनिशियल स्टेट अपनी जगह पे रहेगी। अगेन रिपीट करता हूं, जो फाइनल स्टेट थी उसको नॉन फाइनल, और जो नॉन फाइनल थी उसको फाइनल। तो देखिए ये जो दो मैं रेड से बना रहा हूं, ये वहां नॉन फाइनल थी, मैंने उसको फाइनल बना दिया, और जो फाइनल थी उसको मैंने क्या कर दिया, नॉन फाइनल। इज इट क्लियर? अब अगर आप देखें तो नॉट स्टार्टिंग भी देखो एक्सेप्ट कर रहा है, एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट हो रहा है, और बी से स्टार्ट होने वाला भी एक्सेप्ट हो रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेरी बात समझ में आई? इसको लिख ले कहीं पर, ये जो नॉन फाइनल है उसको फाइनल कर दें, और जो फाइनल है उसको नॉन फाइनल कर दें। ऑटोमेटा रिमेन सेम, इनिशियल स्टेट भी वही रहेगी, सिर्फ फाइनल को नॉन फाइनल करना है और नॉन फाइनल को फाइनल करना है। इज इट क्लियर? तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएफए। मतलब अगर किसी लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट बनाना है, क्यों बनाना होता है मैं बाद में बताऊंगा आपको जब इसका थ्योरम आएगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएफए की लॉजिक ये है कि आपने जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसका आप एज इट इज डीएफए बना के उसमें फाइनल को नॉन फाइनल कर दें और नॉन फाइनल को फाइनल कर दें। क्लियर? अब यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए।